Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR, Consumer Behavior and Market Research, Unit 5th, Module 8th. Module name is Application of Marketing Research. Now, in this e-lecture, we will discuss about brand positioning. First of all, we will discuss what is the meaning of brand positioning. ब्रांड पोजीशनिंग बेसिकली जो एक एसटीपी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है उसका फाइनल पार्ट होता है. एस स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेशन, टी स्टैंड्स फॉर टारगेटिंग एंड पी स्टैंड्स फॉर पोजीशनिंग. तो कंपनी सबसे पहले हेट्रोजीनियस मार्केट को होमोजीनियस सब मार्केट में डिवाइड करती है. इस प्रोसेस को तो क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन. तो सपोज ए कंपनी ने 5 सेगमेंट्स में मार्केट को डिवाइड कर लिया. अब वो एक सेगमेंट को भी टारगेट कर सकती है, 2 को भी कर सकती है, 3 को भी कर सकती है, 4 को भी कर सकती है और ऑल 5 सेगमेंट्स को भी टारगेट कर सकती है. अब वो हर सेगमेंट के लिए अलग से प्रोडक्ट बनाएगी, उसकी प्राइस डिसाइड करेगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और उसका प्रमोशन करेगी. तो जिस तरह से आप मार्केट को सेगमेंट कर रहे हो और आप सेगमेंट्स को टारगेट कर रहे हो, उसी तरह आपका कंपटीटर भी तो कर रहा है. तो एक सेगमेंट में कस्टमर को आपका प्रोडक्ट भी ऑफर हो रहा है और कंपटीटर का प्रोडक्ट भी ऑफर हो रहा है. तो कस्टमर है कंपटीटर की बजाय आपके प्रोडक्ट्स को क्यों प्रेफर करे? तो इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट्स की कस्टमर के माइंड में एक अलग से डिफरेंट इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे जब कभी भी उस सेगमेंट के कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहें, से फॉर एग्जांपल कार परचेज करना चाहें, तो कस्टमर के माइंड में सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके प्रोडक्ट्स और आपके ब्रांड का नाम याद आए, वो आपको प्रेफर करें बजाय कंपटीटर के लिए. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? ब्रांड पोजीशनिंग करना पड़ रहा है. तो ब्रांड पोजीशनिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है? कस्टमर के माइंड में अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रोडक्ट्स, अपने ब्रांड्स के लिए एक अलग से इमेज क्रिएट करना, डिफ्रेंशिएट करना अपने आप को कंपटीटर से कि भाई हम में ये यूएसपी हैं, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस हैं जो कि कंपटीटर में नहीं है. नेक्स्ट क्या आ जाएगा? पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज. देयर आर सो मेनी वेज थ्रू विच ए कंपनी कैन पोजीशन. फर्स्ट क्या है? पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स. आप है अपने प्रोडक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट में हैं, कंपटीटर के प्रोडक्ट में उतने इफेक्टिव नहीं है, उसके बेस पर भी आप क्या कर सकते हो? अपनी पोजीशनिंग कर सकते हो. जैसे टाटा है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है वो टाटा की गाड़ियों को मिल रही हैं. तो वो इसके बेस पर अपने आप की क्या कर रही है? पोजीशनिंग की इंडिया सेफेस्ट कार. टाटा एल्ट्रोज में 90 डिग्री के एंगल पर डोर्स ओपन हो रहे हैं, तो इससे बेनिफिट मिल रहा है कि इनग्रेस और आउटग्रेस ईजी हो रही है. तो वो उसके बेस पर अपनी क्या कर रही है? पोजीशनिंग कर रही है. तो अगर आपके प्रोडक्ट में कोई यूनिक फीचर है, कोई एट्रीब्यूट है, और वो यूनिक फीचर और एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जिससे कि कस्टमर को कोई बेनिफिट मिले, तो आप उसके बेस पर क्या कर सकते हो? पोजीशनिंग कर सकते हो. जैसे इनो है, इनो बोलती है, ऐड करती है इनो ऑन एसिडिटी गोम. तो इनो अपनी पोजीशनिंग कर रही है कि जो हमारे अगर किसी को एसिडिटी है तो वो इनो लेता है तो तुरंत उसकी एसिडिटी गायब हो जाती है. तो इससे कस्टमर को क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है. तो फर्स्ट पोजीशनिंग स्ट्रेटजी क्या हो गई? पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स. सेकंड क्या है? पोजीशनिंग बाय प्राइस क्वालिटी. कई कंपनीज हैं वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो वो प्राइस से ज़्यादा किस पे फोकस कर रही हैं? क्वालिटी पर. तो उन्होंने अपनी पोजीशनिंग किसके बेस पर की हुई है? प्राइस और क्वालिटी के एसोसिएशन से. जैसे बंगुर सीमेंट की ऐड आती है, सस्ता नहीं सबसे अच्छा. तो वो खुद कह रहे हैं कि हमारे सीमेंट की प्राइस सस्ती नहीं है, लेकिन क्वालिटी सबसे बेस्ट है, और अगर आपको क्वालिटी अच्छी लेनी है तो उसके लिए आपको प्राइस भी ज़्यादा देनी होगी. मर्सिडीज़ की ऐड आती है, बेस्ट और नथिंग. तो वो क्या कह रहा है कि हमारी क्वालिटी सबसे बेस्ट है, और जो बेस्ट है तो उसकी प्राइस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. कई है लो प्राइस पर भी फोकस करते हैं, जैसे बिग बाज़ार ने अपनी पोजीशनिंग की गई है इंडिया का सबसे सस्ता बाज़ार, या इससे सस्ता और कहाँ. तो उन्होंने किसके बेस पर अपनी पोजीशनिंग की है? लो प्राइस के बेस पर पोजीशनिंग की हुई है. नेक्स्ट क्या है? पोजीशनिंग बाय
यूज और एप्लीकेशंस, कि आप अपने प्रोडक्ट की जो पोजीशनिंग है वो पोजीशनिंग आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो या कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशंस हैं उसके बेस पर भी कर सकते हो। जैसे डिटोल एंटीसेप्टिक लिक्विड है, उसने अपनी पोजीशनिंग किसके बेस पर की, यूज और एप्लीकेशन के बेस पर की, कि आप डिटोल एंटीसेप्टिक लिक्विड है उसको नहाते टाइम है बकेट में भी डाल सकते हो, शेविंग करते टाइम शेविंग मग में भी डाल सकते हो, आप हॉस्पिटल से किसी पेशेंट से मिलकर आए हो तो उसके कपड़े धो रहे हो उसमें भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा कहीं पर आपको चोट लग गई है तो वहाँ पर भी उसे यूज कर सकते हो। तो उसने अपनी पोजीशनिंग किसके बेस पर की गई है, यूज और एप्लीकेशंस के बेस पर की गई है। सर्फ एक्सेल ने की हुई है, सर्फ एक्सेल है ना या दाग अच्छे हैं तो किसके बेस पर, यूज और एप्लीकेशन की। अगर आपके स्टेन्स आ रहे हैं कपड़ों पर तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, सर्फ एक्सेल है। क्लिनिकल क्लियर है, वो कर रहा है डेयर टू वियर ब्लैक, तो उसने अपनी एप्लीकेशन कहाँ की हुई है, डेंड्रफ के बेस पे, कि जिनके बालों में डेंड्रफ है तो वो ब्लैक है शर्ट नहीं पहनते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें वाइट डेंड्रफ नज़र आता है। तो आप क्लिनिक ऑल क्लियर कीजिए और ब्लैक है वो पहनिए क्योंकि इससे डेंड्रफ चला जाएगा। तो ये पोजिशनिंग किसके बेस पर की गई है, पोजिशनिंग बाय यूज और एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्या आता है, पोजिशनिंग बाय प्रोडक्ट क्लास। कई बार जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होते हैं, मतलब कस्टमर की नीड्स को दो अलग अलग प्रोडक्ट सेम तरीके से सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो हमें अपनी कैटेगरी के कंपटीटर से भी कंपटीशन मिलता है और दूसरी कैटेगरी के कंपटीटर से भी क्या मिलता है, कंपटीशन मिलता है। जैसे कि कोई एयरलाइन कंपनी है उसे एयरलाइन से भी कंपटीशन मिल रहा है और इसके अलावा उसे जो ट्रेन है या जो उसे बसेज हैं उनसे भी कंपटीशन मिल रहा है। तो कोई एयरलाइन है वो कह रही है कि हमारा जो टिकट है वो 2500 रुपये का है, ट्रेन के टिकट से भी सस्ता है। फॉर एग्जांपल राजधानी या शताब्दी है उसका आप हायर टिकट ले रहे हो तो 3000 रुपये का आ रहा है, तो एयरलाइन कह रही है कि हमारा टिकट आपको केवल है 2500 रुपये का मिल रहा है। तो आप अपनी पोजीशनिंग किसके अगेंस्ट कर रहे हो, पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट क्लास। नेक्स्ट क्या होगा, पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट यूजर, कि आपके प्रोडक्ट को कौन यूज करते हैं। जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है वो ऐड देती है द इंजीनियर्स चॉइस, तो बता रहे कि जितनी भी अच्छे सिविल इंजीनियर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं तो वो उसके लिए कौन से सीमेंट का यूज करते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि मोटोरोला है उसने मोटोग्राफी मोबाइल फ़ोन आया तो उसने क्या बताया, ये वो हैं जो कि फोटोग्राफी लवर होते हैं। कोई कंपनी फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स बना रही है तो वो पोजीशनिंग किसके बेस पर करेगी, पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट यूजर्स। नेक्स्ट क्या है, पोजीशनिंग बाय कंपटीटर्स, कि कई बार हम अपनी जो पोजीशनिंग है वो हम अपनी पोजीशनिंग कंपटीटर के बेस पर भी करते हैं। जैसे कि हुंडई ने इओन गाड़ी लॉन्च की तो उसी के डिज़ाइन के बेस पर मारुति ने भी अपनी एल्टो का डिज़ाइन है वो चेंज किया। तो हुंडई ने पोजीशनिंग की ट्रेंड सेटर वर्सेस फॉलोअर, मतलब हम तो ट्रेंड सेटर हैं, हमने तो इस डिज़ाइन में ट्रेंड सेट किया और मारुति हमको क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। ओनिडा टेलीविज़न की ऐड आती थी तो उसने जितने भी बाकी टेलीविज़न मैन्युफैक्चरर्स थे उनके अगेंस्ट पोजीशनिंग की। उसने अपनी क्या टैगलाइन बनाई, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, मतलब अगर आपके घर में ओनिडा टीवी है तो पड़ोसी आपसे जलेंगे और आपको प्राइड होगा। तो दूसरे के नेबर के घर में कोई दूसरा टेलीविज़न है तो अपने टेलीविज़न से सेटिस्फाइड नहीं होगा अगर उसने एक बार ओनिडा को देख लिया। तो ये पोजीशनिंग बाय कंपटीटर। सो लास्ट क्या है, पोजीशनिंग बाय कल्चरल सिंबल, जैसे कि नए भारत की नई पहचान हमारा बजाज, तो बजाज ने है इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग है अपनी क्या की, पोजीशनिंग की। हीरो मोटोकॉर्प ने देश की धड़कन धक धक गो, तो ये जो पोजीशनिंग की किसके अकॉर्डिंग की, पोजीशनिंग बाय कल्चरल सिंबल्स। कम होम टू सियाराम, सियाराम ने है जो अपनी पोजीशनिंग की वो किस बेस पर की, कल्चरल सिंबल्स के बेस पर की। अब नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशनिंग। तो पोजीशनिंग में बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको मार्केट में प्रोडक्ट क्लास को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपका ब्रांड है कौन सी प्रोडक्ट क्लास में आएगा। जैसे भाई ट्रांसपोर्टेशन है तो उसमें ट्रेन में है, बसेज में है, या फिर एयरलाइन इंडस्ट्री में है, या फिर कार में है तो एसयूवी में है, सेडान में है, हैचबैक में है। सेकंड,
कंपोनेंट क्या है, कंज्यूमर सेगमेंटेशन। अब आपने फॉर एग्जांपल कर लिया कि भाई कि हमारा है वो सेडान में है। अब सेडान में आप कंज्यूमर सेगमेंटेशन भी तो करोगे कि भाई 5 लाख से 10 लाख इनकम ग्रुप वाले जो कस्टमर्स हैं उनके लिए हम इस सेडान कार की क्या करेंगे, पोजिशनिंग करेंगे। फिर थर्ड क्या है, कंपटीटर्स के अगेंस्ट आप अपने सेडान की कैसे पोजीशनिंग करोगे। तो आपने देखा कंपटीटर है वो तो एवरेज पर फोकस कर रहा है, तो आपने अपने एक्सीलेंट एक्सटीरियर्स और इंटीरियर्स पर फोकस किया, सेफ्टी फीचर्स पर फोकस किया कि जो एवरेज से ज़्यादा इनको वेटेज देते हैं वो आपकी गाड़ी को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। और फोर्थ कंपोनेंट क्या हो गया, उससे बेनिफिट बताना। खाली ऐसा थोड़ी है कि आपने कंपटीटर के अगेंस्ट आपने पोजीशनिंग कर दी थी, लेकिन उस पोजीशनिंग से कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो बताया सेफ्टी से आपकी फैमिली सेफ रहेगी, इसको एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिली है, जिससे कि आप हाईवे पर गाड़ी स्टेबल रहेगी। आप है हाई स्पीड में भी चला रहे हो तो गाड़ी है आपको पता नहीं चलेगा। इंटीरियर इतना है स्मूथ है कि आपको लॉन्ग ड्राइव पर थकान नहीं होगी। एक्सटीरियर इतना बढ़िया है कि उससे है आपके है आई कैचिंग होगी, लोग इसको देखकर इसकी बड़ाई करेंगे, गाड़ी की प्रीमियम गाड़ी लगेगी ये। तो उससे कस्टमर को क्या बेनिफिट मिल रहे हैं वो भी आपको पोजीशनिंग में बताना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्या जाएगा, पोजीशनिंग के लिए, क्योंकि जो बेसिकली पोजीशनिंग होती है उसमें हम कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की एक अलग से इमेज क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमें परसेप्चुअल मैपिंग करनी पड़ती है। आप थर्ड सेम में प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट में परसेप्चुअल मैपिंग पढ़ चुके हो कि हमारा ब्रांड है वो कंपटीटर के ब्रांड के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करता है। तो उसके लिए जो सबसे मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो क्या है, इमेज प्रोफाइल एनालिसिस। तो जो इमेज प्रोफाइल एनालिसिस है इसमें 5 या 7 पॉइंट स्केल होता है और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और 3 या 4 हैं हमारे साथ हमारे कंपटीटर्स होते हैं। हर एक एट्रीब्यूट पर हम कस्टमर को बोलते हैं कि आप हमारे ब्रांड को भी मार्क्स दो और जो कंपटीटर के ब्रांड्स हैं उनको भी उस एट्रीब्यूट्स के बेस पर मार्क्स दो। तो पता चल जाएगा कि हमारे किस एट्रीब्यूट के लिए पोजीशनिंग हाई है और कंपटीटर के किस एट्रीब्यूट के लिए पोजीशनिंग हाई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 ब्रांड्स हैं डिटर्जेंट पाउडर के, तो उसके लिए ये इमेज प्रोफाइल एनालिसिस किया गया है। तो 5 स्केल है, 1 2 3 4 5। 5 का मतलब है वो एट्रीब्यूट में हाईएस्ट मार्क्स हैं, 1 का मतलब है उस एट्रीब्यूट में लोएस्ट मार्क है। तो डिटर्जेंट पाउडर की पोजीशनिंग हम किन किन क्राइटेरियाज के बेस पर कर सकते हैं, क्लीनिंग एबिलिटी कि वो कितना अच्छा क्लीन करता है, प्रोटेक्शन ऑफ कलर कि जो कलरफुल क्लोथ्स हैं उनके कलर्स को फेड नहीं करता है, प्रोटेक्शन ऑफ टेक्सचर वो जिनका जो टेक्सचर है अपैरल का वो प्रोटेक्ट रहता है, प्राइस और जेंटल्स ऑन हैंड्स कि अगर हम हाथों से धोते हैं तो हाथों में कितना जेंटल है। तो 4 ब्रांड हैं, एक ब्रांड को ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, दूसरे ब्रांड को ग्रीन कलर से, थर्ड ब्रांड को ब्लू कलर से और फोर्थ ब्रांड को रेड कलर से। तो फर्स्ट क्लीनिंग एबिलिटी में सबसे ज़्यादा परसेप्शन किसका बना हुआ है कि कौन सा डिटर्जेंट सबसे अच्छा क्लीन कर रहा है, ग्रीन कलर ब्रांड वाला, फिर ब्लैक वाला, फिर ब्लू वाला और फिर रेड वाला। प्रोटेक्शन ऑफ कलर में सबसे ज़्यादा किसका है, ब्लैक कलर वाले ब्रांड का, फिर ग्रीन वाले का, फिर रेड वाले का और फिर ब्लू वाले का। प्रोटेक्शन ऑफ टेक्सचर में सबसे ज़्यादा किसका है, ब्लैक वाले का, और सबसे लिस्ट किसका है, ब्लू वाले का। प्राइस भी रीजनेबल में सबसे किसकी आ रही है, ब्लैक वाले की, और सबसे कम किसकी आ रही है, ब्लू वाले की। और जेंटल ऑन हैंड्स में भी तकरीबन है वो ब्लैक वाला है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है और ब्लू वाला सबसे कम। तो अगर आप इसमें देखोगे तो आउट ऑफ 5 हैं जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से 4 एट्रीब्यूट्स में ब्लैक कलर से जिस डिटर्जेंट पाउडर को रिप्रेजेंट किया गया है उसकी पोजीशनिंग बाकी और सबसे ज़्यादा हो रही है, और जो ब्लू कलर से जिस डिटर्जेंट पाउडर को रिप्रेजेंट किया गया है उसकी पोजीशनिंग कस्टमर के माइंड में सबसे कम है। जबकि जो ऑरेंज और ग्रीन कलर में है उनमें कुछ पॉइंट्स में ज़्यादा है और कुछ पॉइंट्स में कम है। तो ये क्या है, एक परसेप्चुअल मैप इमेज प्रोफाइल एनालिसिस का। सेकंड क्या है, फैक्टर एनालिसिस।
फैक्टर एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि बेसिकली जो लार्ज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम स्मॉल नंबर ऑफ फैक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं पोजीशनिंग करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कार है, ऑटो कार मैन्युफैक्चरर है, उसने डैशबोर्ड भी अपना चेंज किया है, वो डैशबोर्ड के बेस पर भी पोजीशनिंग करना चाहता है, अंदर गाड़ी में स्पेस के बेस पर भी करना चाहता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बेस पर भी करना चाहता है, ऑटोमेटिक एसी के बेस पर भी करना चाहता है। तो काफ़ी सारे डायमेंशंस हो गए, तो इनको एक फैक्टर में डिवाइड कर लिया, इंटीरियर्स। इसी तरह आगे है, उसको अपनी गाड़ी के बाहर से बैक प्रोफाइल की वजह से भी, साइड प्रोफाइल की वजह से भी, सामने की वजह से भी एलईडी प्रोजेक्टर हैंड लैंप्स हैं, फोग लैंप्स हैं, साइड में है लेजर कर्व है, उसके जो ऑटोमेटिक ओवीआरएम है, तो ये सारे के सारे हैं। तो ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके लिए एक फैक्टर बना दिया, एक्सटीरियर्स। तो जो गाड़ी की ओवरऑल पोजीशनिंग थी, इसमें जो इतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे उनको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 2 पार्ट्स में, कि एक्सटीरियर्स एंड इंटीरियर्स। कि एक्सटीरियर के लिए कस्टमर का क्या परसेप्शन है और इंटीरियर्स के लिए कस्टमर का क्या परसेप्शन है। तो ये कौन सा एनालिसिस होता है, फैक्टर एनालिसिस होता है। नेक्स्ट क्या आएगा, क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टर एनालिसिस में जो बेसिकली जो कंज्यूमर्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम परसेप्शन मेजर करने के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का। कि कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का ये मतलब है कि हर कैटेगरी में से कोई ना कोई कस्टमर आना चाहिए, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि अगर एक रिस्पोंडेंट एक कैटेगरी में आ गया तो वो दूसरी कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो गाड़ी है वो गाड़ी है, आपकी इनकम है जिसकी 6 लाख है वो भी परचेज कर रहा है, 8 लाख है वो भी परचेज कर रहा है, सालाना 9 लाख है वो भी परचेज कर रहा है, 10 लाख है वो भी परचेज कर रहा है। लेकिन जिसकी इनकम ईयरली 4 लाख है वो परचेज नहीं कर रहा, या जिसकी ईयरली इनकम 15 लाख है वो परचेज नहीं कर रहा। तो आपने देखा कि जो हमारी गाड़ी है वो ऑन एन एवरेज 5 लाख से 10 लाख इनकम ग्रुप वाले कस्टमर्स परचेज कर रहे हैं। तो आपने वो एक क्लस्टर बना दिया जिसको सेगमेंट बोलते हैं, 5 से 10 लाख के बीच में। आपने देखा 10 लाख से ज़्यादा वाला है हमारी गाड़ी से हायर मॉडल्स परचेज कर रहे हैं, और 5 लाख से कम वाले हैं वो हमारी गाड़ी से जो लोअर प्राइस वाले मॉडल्स हैं वो परचेज कर रहे हैं। तो आपने पोजीशनिंग कर ली कि भाई हमारे जो जिनकी इनकम 5 से 10 लाख है उन कस्टमर के माइंड में हमारे प्रोडक्ट की इमेज बनी हुई है। तो ये कौन सा एनालिसिस हो गया, क्लस्टर एनालिसिस हो गया। और लास्ट क्या है, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। तो जो मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग है उसमें हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के लिए जो परसेप्शन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कितना है, और दूसरे से हमारा कितनी सिमिलरिटीज़ हैं और कितने डिफरेंसेज हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉशिंग शॉप है, वो हमने सर्वे डाटा किया तो उसमें हमने 4 कैटेगरीज बना दी, हाई, उसके बाद है बिलो हाई, मीडियम, बिलो लो, तो बिलो मीडियम। तो ये हमने 4 क्या बना दी, कैटेगरी बना दी। तो उसमें आपने उनको प्लेस किया, सबसे पहले नंबर पर आपने फॉर एग्जांपल सर्फ को किया हाई में, उसके बाद सनलाइट को किया, उसके बाद गैंट को किया, और लास्ट में की को किया। तो सर्फ और सनलाइट की पोजीशनिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों तकरीबन सिमिलर हैं। लेकिन जो सर्फ और की है इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिससिमिलरिटी है, तो इन दोनों की पोजीशनिंग कस्टमर के लिए बहुत अलग अलग है। सर्फ की ज़्यादा है और की कम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ने QIV के बेस पर कॉलेजेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ABC। तो ये भी क्या है, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। तो जो कॉलेजेस ए कैटेगरीज में हैं उनका परसेप्शन कस्टमर के लिए सेम होगा, जो कॉलेज बी कैटेगरीज में है उनका परसेप्शन अलग होगा और फर्स्ट वालों से कम होगा पोजीशनिंग, और जो कॉलेजेस सी कैटेगरी में हैं उनका पोजीशनिंग सबसे कम होगी और उनका परसेप्शन सबसे कम होगा। तो जैसे जैसे ए से सी की तरफ बढ़ते जाएंगे जो कॉलेजेज हैं उनकी पोजीशनिंग में डिफरेंस आता जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग बोलते हैं। तो इसी के साथ ही आपका ये ब्रांड पोजीशनिंग वाला टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।